हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ DFCCL 2025 CBT 2 का पार्ट 9। पार्ट 8 तक ऑलरेडी आ चुका है। जिसने नहीं देखे जाके जल्दी से जाके देखे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उसमें आपको सारी मिल जाएंगी सीरीज। ठीक है, DFCCL से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आई हैं, हर एक वीडियो मिल जाएगी। बहुत बच्चों को इंतजार था कि DFCCL की वीडियो नहीं आ रही, 2-4 दिन नहीं आई क्योंकि मैं ग्रुप डी पे भी तैयारी कर रही थी, इसीलिए मैं DFCCL पे नहीं लाई। लेकिन अब फिर से स्टार्ट होने वाली आपकी DFCCL की तैयारी। और अगर आप में से ही कोई और भी हैं जिनकी ग्रुप डी का एग्जाम है, आपको एनालिसिस चाहिए, वो भी आप बता देना। उसमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, इसलिए मैंने वो वाली वीडियोस बंद कर दी हैं। आप मैं फिर से DFCCL की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो देखते हैं क्या है आज पार्ट 9 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 नवंबर 2025 तक के दौरान डैश मिलियन टन का संचयी माल लदान हासिल किया है। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनते कैसे। तो कितने मिलियन टन का? 1020 मिलियन टन का। ठीक है, 1020 मिलियन टन का संचयी माल लदान हासिल किया है, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीट लोडिंग। ठीक, इंग्लिश में भी मैंने लिखे हैं ताकि आप लोग के लिए इजी हो सके। तो इसको थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। वस्तुओं के लिहाज से भारतीय रेलवे ने कुल 102 करोड़ टन में 50.5 करोड़ टन कोयले, 11.5 करोड़ टन लौह अयस्क और 9.2 करोड़ टन सीमेंट और 7.4 करोड़ टन कोयला लदान दर्ज किया। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष के 42 लाख टन से लगभग 44 टन दैनिक लदान दर्ज किया। अब देखिए क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं। क्वेश्चन आपके टुकड़ों में भी बन सकते हैं कि कोयले में कितना है, लौह में कितना है, सीमेंट में कितना है, कोयला में कितना है। ठीक है, और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कितना इसमें इंक्रीज हुआ है या कितना लदान में डिफरेंस आया है। ठीक, फिर देखते हैं संचयी माल लदान अक्टूबर 2025 तक 935.1 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.1% की वृद्धि दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जरूर पूछते हैं लास्ट ईयर से अब तक की कितनी वृद्धि दर्शाया है, 3.1%। ठीक, फिर संचयी माल लदान सितंबर 2025 तक 801 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की अवधि में 3.2% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं अगस्त 2025 तक 673.64 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की अवधि में अगेन 3.1% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक, मैं आपको हमेशा इतनी लिबर्टी देती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट डाउन करने में टाइम लगेगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में आपका रिवीजन का काम आएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अकेले अक्टूबर 2025 में डैश मिलियन टन का माल लदान हासिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, कितना मिलियन टन एंड ऑल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं DFCCL में, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ देखते हैं वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अकेले अक्टूबर 2025 में डैश मिलियन टन का माल लदान हासिल किया। कितने मिलियन टन का? 133.9। ठीक, फिर यहाँ देखते हैं अक्टूबर 2025 में 133 मिलियन टन का रिकॉर्ड हासिल किया। पिछले साल की इसी महीने की तुलना में 2.3% की वृद्धि थी। ठीक, और सितंबर 2025 में 127.5 मिलियन टन, जो कि 4% की वृद्धि थी लास्ट ईयर से। अगर 2025 में 130.9 मिलियन टन, जो कि लास्ट ईयर से 8.5% अधिक था। ठीक, इसमें भी मैंने कंपैरिजन बता रखा है। फिर भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 अक्टूबर 2025 के दौरान डैश बिलियन का संचयी माल राजस्व प्राप्त किया। कितने का? 1009.2 का। ठीक है, तो सितंबर 2025 के दौरान संचयी माल ढुलाई राजस्व 851.04 बिलियन रुपए रहा। ये सितंबर का बता रहे हैं, अक्टूबर का यहाँ मैंने आपको बता दिया। फिर है, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अकेले अक्टूबर 2025 में डैश बिलियन का माल ढुलाई राजस्व हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक देखिए यहाँ पे पूछ रखा है फ्रीट रेवेन्यू का। ठीक है, अलग अलग पूछ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना? 142.16 बिलियन टन माल ढुलाई राजस्व हासिल किया है।
सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने 136.46 बिलियन का माल ढुलाई राजस्व हासिल किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3% अधिक था। फिर अगस्त 2025 में 141 बिलियन का माल ढुलाई राजस्व हासिल किया। नेक्स्ट है, कौन सा रेलवे स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम विकर्ण मार्गों पे स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग की 100% स्थापना हासिल करने वाला पहला जोन बन गया है? तो वो है दक्षिण रेलवे, सदर्न रेलवे। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी फिर से बताती हूँ, कोई नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं उनको भी बता देती हूँ। दक्षिण रेलवे भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया जिसमें अपने स्वर्णिम चतुर्भुज या फिर स्वर्णिम विकर्ण मार्गों पर स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग को पूरी तरह से पूरा कर दिया है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग को, जिसको ABS भी बोलते हैं, जिनकी लंबाई है 275 किलोमीटर। लंबाई जरूर नोट कर लेना। इसमें चेन्नई रेनीगुंटा जो कि 134 किलोमीटर, चेन्नई अक्कोणम 141 किलोमीटर कॉरिडोर शामिल है, जिनका अंतिम खंड पुतुरुपुंडी 33 किलोमीटर से अधिक 15 जून 2025 को चालू हो जाएगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट बताती हूँ आगे बढ़ने से पहले। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। और ठीक है, और जब आप चैनल खोलते हो तो साइड में हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप जरूर कर देना, इससे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे और मुझे भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो हाइप जरूर कर देना वीडियो को। फिर आगे देखते हैं, पूर्वी और पश्चिमी DFC के लिए भूमि लागत सहित 81,459 करोड़ रुपए से संशोधित लागत अनुमान को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा कब अनुमोदित किया गया है? तो वो किया गया है जून 2015। ठीक, तो मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जून 2015 में पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारों के लिए 81,459 करोड़ के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी थी। इस अनुमान में दोनों गलियारों के लिए 73,392 करोड़ की निर्माण लागत और 8,067 करोड़ की भूमि अधिग्रहण लागत शामिल थी। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्रस्तावित 534 किलोमीटर लंबे सोनगर दानकुनी खंड की लागत शामिल नहीं है। ठीक, तो पूछ सकते हैं किसकी शामिल नहीं है करके। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जून 2015 में DFCCL के लिए 81,459 करोड़ रुपए से संशोधित लागत अनुमान में निर्माण लागत और भूमि अधिग्रहण लागत शामिल है। भूमि अधिग्रहण लागत कितनी है? पहले तो यहाँ पर आपको दो रखा है टोटल रिवाइज कॉस्ट। अब आपसे पूछ रखा है सिर्फ भूमि अधिग्रहण लागत कितनी है। बाकी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि आपसे लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, 8,067। अब यहाँ पर देखिए, टोटल रिवाइज कॉस्ट हमारे पास है 81,459 है। ठीक है, ये DFCCL का बता रहे। उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ईस्ट कॉरिडोर के लिए और वेस्ट कॉरिडोर के लिए 73,392 है, और लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है जो कि क्वेश्चन पूछा था 8,067। इन दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट आपको पता चल जाएगी। या तो आपसे पूछा जाएगा लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है वो बताना, या आपसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूछी जाएगी दोनों की, ईस्ट कॉरिडोर या वेस्ट कॉरिडोर की, वो 73,000 है, 73,392 करोड़ है, या आपसे टोटल रिवाइज कॉस्ट पूछी जाएगी। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, पूर्वी DFC की संशोधित निर्माण लागत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। अब सिर्फ आपसे पूछ रखा है रिवाइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द ईस्टर्न DFC कितनी है, तो वह है 26,674 करोड़। ठीक, यहां मैंने आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में कि पूरी टोटल कॉस्ट कितनी है, 81,459, जिसमें से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है टोटल, ध्यान देना, टोटल ईस्टर्न की प्लस वेस्टर्न की 73,392। ठीक, अब ये दोनों की बता रखा। अब ईस्टर्न की कितनी है, 26,674, बची हुई किसकी होगी, वेस्टर्न की 46,178। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एक तो टोटल है, एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न की जो कि 73,000 कितनी है, 392। अब इसमें से हम ईस्टर्न की अलग निकालेंगे, वेस्टर्न की अलग निकालेंगे, और यहाँ आपसे ईस्टर्न की ही पूछी थी। ईस्टर्न की कितनी है, 26,178, तो बची हुई कितनी होगी, 46,178 होगी किसकी, वेस्टर्न की। ठीक,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संपूर्ण कॉरिडोर को जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है? किस कॉरिडोर को, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, वेस्टर्न कॉरिडोर को। नेक्स्ट है, पूर्वी डीएफसी को निम्नलिखित में से किस स्रोत से वित्त पोषित किया जा रहा है? ईस्टर्न डीएफसी की बात पूछ रखी है तो वर्ल्ड बैंक से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो फंडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर लुधियाना डीडीओ सेक्शन, जिसका किलोमीटर इतना है। फिर इक्विटी फंड ऑफ ₹3,679 करोड़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर डीडीओ सोननगर 126 किलोमीटर, जिसकी पूरी लंबाई है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर सोननगर दानकुनी सेक्शन के लिए वो 538 किलोमीटर है। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रेलवे के क्षेत्र रेलवे का प्रमुख कौन होता है? हेड ऑफ द इंडियन रेलवे जोनल रेलवे कौन होता है? जनरल मैनेजर। फिर हर जोन को एक स्मॉलर डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, फिर उन स्मॉलर डिवीजन का हेड होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, प्रभाग का प्रमुख डैश है, हेड ऑफ द डिवीजन कौन होता है? तो वो होता है अपना डिविजनल रेलवे मैनेजर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के लिए सामान्य नियम किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? जनरल रूल ऑफ इंडियन रेलवे आर इश्यूड बाय, किसके द्वारा किए जाते हैं? रेलवे बोर्ड के द्वारा। ठीक है, भारतीय रेलवे के लिए सामान्य नियम रेलवे अधिनियम 1989 के तहत बनाए गए। फिर वर्तमान में भारत में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड जो भारतीय रेलवे में ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए जिम्मेदार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 21। ठीक, और स्टैब्लिश हुआ था 1998 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के रेल भवन। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे अवसंरचना के निर्माण और संवर्धन के लिए परियोजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करने हेतु विशेष रूप से किस कंपनी की स्थापना की गई थी? रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल की। फिर भारत ने नवंबर 2025 में मनामा बहरीन में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में कितने पदक जीतकर ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? आपको पता है जो ये सीरीज चल रही है इसमें ओवरऑल चीजें आ रही हैं, इसमें हिस्ट्री आ रही है जीके की, इसमें हिस्ट्री आ रही है डीएफसीसीएल की, इसमें करंट अफेयर्स आ रहे हैं, और जो हमारा डीएफसीसीएल का सीबीटी 2 है उससे ओरिएंटेड करंट अफेयर्स लेकर आ रही है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो क्या पूछ रखा है कि भारत ने नवंबर 2025 में मनामा बहरीन में हुआ था जो 2025 एशियाई युवा खेल में कितने पदक जीत के ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो कितने पदक जीते? 48। ठीक है, 48 जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर है, 17 ब्रॉन्ज है। यहाँ पूरी एक लिस्ट दे रखी है, जैसे कि एथलीट का नाम क्या था? अंजलि। इवेंट क्या था? गर्ल्स 55 kg स्पोर्ट बीच रेसलिंग, और इसने भी गोल्ड जीता। गोल्ड जिसने जीता है, 13 गोल्ड वालों के मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अक्टूबर 2025 में घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में भौतिकी में उनकी आजीवन उपलब्धियों के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक है, 26 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा करी, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के योगदान में देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। ठीक, ये भी आपको पता चल गया, ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। विज्ञान श्री पुरस्कार के लिए 8 वैज्ञानिकों का चयन किया गया था। विज्ञान युवा श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न विषयों के 14 युवा वैज्ञानिकों का चयन किया गया, जबकि विज्ञान टीम पुरस्कार कृषि विज्ञान में योगदान के लिए टीम अरोमा मिशन CSIR को दिया गया। पूछ सकते हैं कि कृषि विज्ञान में किस टीम को दिया गया था? अरोमा मिशन, टीम अरोमा मिशन CSIR को दिया गया। ठीक, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसे आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जो आपसे जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करती हूँ जितने भी एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करती हूँ। फिर जापान के योकोसुवा में आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट, INS साइद्री ने। ठीक, फिर अक्टूबर 2025 में वास्तविक समय हवाई क्षेत्र नियंत्रण बढ़ाने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का नाम क्या है?
सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें हमारी फोर्स के बारे में पूछ रखा है। फोर्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि वास्तविक समय हवाई क्षेत्र नियंत्रण बनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का नाम क्या है? तो उसका नाम है सक्षम। ठीक, ये एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड है जो कि डेवलप किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फॉर द इंडियन आर्मी टू डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज हॉस्टाइल ड्रोन्स। ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है, और ये पूछा जा सकता है ये किसके लिए बनाया गया है और इसका एम क्या है? टू डिटेक्ट, टू ट्रैक, टू आइडेंटिफाई, टू न्यूट्रलाइज हॉस्टाइल ड्रोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अक्टूबर 2025 में अपना पहला पूर्ण स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्थीथ्रोमाइसिन विकसित किया जो कैंसर रोगी और खराब नियंत्रण मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है? पहले मैं देश का नाम बता देती हूँ, वो है अपना इंडिया। ठीक है, अपने इंडिया ने कुछ ऐसा डेवलप कर रखा है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप खुद देख लीजिए। फर्स्ट फुली इंडिजीनियस एंटीबायोटिक है नेफ्थ्रोमाइसिन। ठीक है, टू यूजफुल फॉर कैंसर पेशेंट एंड पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे वाले जो हमारी इंडिया ने डेवलप किए होते हैं खुद से। नेक्स्ट है, जमालपुर में किसके प्रशिक्षण के लिए भारतीय रेलवे का प्रशिक्षण संस्थान है? तो ये किसका है ये देखते हैं, मैकेनिकल ऑफिसर्स का। जमालपुर स्थित भारतीय रेलवे यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान भारतीय रेलवे के यांत्रिक इंजीनियर विभाग के अधिकारी और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण देता है। फिर है 1842 में डैश एक प्रमुख रेलवे इंजीनियर और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ने भारत में रेलवे की एक प्रणाली के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो कहाँ ये पूछ रखा है या किसने ये पूछ रखा है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स ब्लैकर विग्नॉल्स ने। फिर है, मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी कब पंजीकृत हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये कब हुई थी? 30 सितंबर 1885 को 2.5 मिलियन रुपए की नाममात्र पूंजी के साथ पंजीकृत हुई थी, जिसके बाद 1903 में सरकार ने खरीद लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकते हैं कितने रुपए की लागत के साथ पंजीकृत हुई थी, उसके बाद सरकार ने इसको कब खरीदा था। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस समिति ने सिफारिश की थी कि समस्त भारतीय रेलवे का प्रबंधन भारत में ही किया जाना चाहिए? तो समिति का नाम है, कमेटी का नाम जरूर पूछ सकते हैं, एक्वर्थ कमेटी, जो कि चेयर की जाती है सर विलियम एक्वर्थ के द्वारा। पॉइंटेड आउट दैट इंटायर रेलवे सिस्टम नीडेड यूनिफाइड मैनेजमेंट। ठीक, नेक्स्ट है, मद्रास में शुरू की गई पहली कार्यक्षम रेलवे कहाँ या क्या परिवहन करती थी? बहुत इंपॉर्टेंट, तो व्हाट डिड द फर्स्ट फंक्शनल रेलवे दैट वाज स्टार्टेड इन मद्रास ट्रांसपोर्ट? तो ग्रेनाइट स्टोन। ठीक, 1835 में प्रायोगिक तौर पे चिंता द्वीपेट में ग्रेनाइट पत्थर ले जाने के लिए एक छोटी रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसे बाद में रेल हेड रेल मार्ग के नाम से जाना गया। इसका निर्माण आर्थर कॉटन ने किया था और 1837 में से खोला गया था, जो रेड हिल्स से शहर में चिंता द्वीपेट ब्रिज तक चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 टियर एसी कोच की शुरुआत कब की गई? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं क्योंकि रेलवे से आपको पता है रेलवे का वेटेज बहुत ज्यादा है। इस एग्जाम में भी आप ये सोचोगे कि डीएफसीसीएल का है तो रेलवे के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, रेलवे से 30 या 35 प्लस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है 3 टियर एसी कोचेस की शुरुआत कब की गई थी? 1993 में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समर्पित माल गलियारे के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया के साथ। 16 मार्च 2017 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय रेलवे प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय रेल मंत्रालय निगम डीएफसीसीएल के बीच एक समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है, रेल बजट 2016 में अनारक्षित यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी अंत्योदय एक्सप्रेस। ठीक, पहली सेवा का इसका उद्घाटन 27 फरवरी 2017 को एर्नाकुलम जंक्शन और हावड़ा के बीच किया गया था। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का शुभांकर है? मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे है भोलू द एलिफेंट।
इसे भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैलेस ऑन व्हील्स सॉरी भारत की पहली लग्जरी पर्यटक ट्रेन है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन, जैसे कि इंडिया की मैंने बोला, इंडिया की कुछ फर्स्ट, इंडिया की हाईएस्ट, इंडिया की लॉन्गेस्ट है, तो अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत की पहली लग्जरी पर्यटक ट्रेन है जो भारत के लिए किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से होकर। राजस्थान वैसे ही एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक, इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1982 को हुई थी। इसका संचालन भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया गया था। इस ट्रेन का नाम बदलकर हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स कर दिया गया था। यह ट्रेन नई दिल्ली से चलती है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन सिर्फ 30 नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन से मिला के आप 50+ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आप लोग के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगी। तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर कर दे फॉर सपोर्टिंग मी, और अच्छी लगे तो लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।